नमस्कार दोस्तों, बिजनेस मैट में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का पार्ट 2। इसमें पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी। अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेगा, और जिसने पढ़ लिया है वो दोबारा पढ़ ले, जिससे उसका रिवीजन हो जाए। इससे पहले का हम पढ़ चुके हैं अब तक। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की निधियां। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 1, भारत का लोक लेखा अनुच्छेद 66 2, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा सरकार द्वारा हुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्थोपय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदेह में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशि भारत की संचित निधि में जमा कराए जाते हैं। संचित निधि में जो राशियां शामिल होती हैं उनके अलावा सभी सार्वजनिक राशियां भारत के लोक लेखा में जमा होती हैं। मोटे तौर पर इसका संबंध बैंक जमा राशियों, बचतों, भविष्य निधि जमा राशियों इत्यादि से होता है। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 जब किसी आकस्मिक खर्च, आकस्मिक यानी कि आपातकाल के समय कहीं पे जरूरत पड़ जाती है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, तो फिर ऐसी परिस्थिति में, कोरोना वाली परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जो खर्च होता है के लिए संसद ने सरकार को प्राधिकृत ना किया हो, तब तक राष्ट्रपति इसमें से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम तौर पर दे सकेगा। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। इस राशि को बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। संसद के सत्रवासन तथा लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 1, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्ष में न्यूनतम 2 बार संसद सत्र अवश्य होना चाहिए। संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से सत्रवासन के बीच की अवधि से है। साधारणतया वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं। बजट सत्र पहला हो जाता है, बजट सत्र दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र कब होता है? फरवरी से मई। फिर मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। स्थगन स्थगन का अर्थ होता है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। स्थगन का प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है। सत्रवासन का अर्थ है संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। सत्रवासन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। विघटन विघटन सत्रवासन से अलग होता है। सत्रवासन सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, जबकि विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। तात्पर्य है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सिर्फ लोकसभा को विघटित होती है। विघटन का विधायकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो विधायक लोकसभा में लंबित होते हैं वे सभी व्यापकगत अर्थात समाप्त हो जाते हैं, चाहे उनकी शुरुआत लोकसभा में हुई हो या वे राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा पहुंचे हों। जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके होते हैं जो विधेयक होते हैं वो लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं, वे भी लोकसभा का विघटन होने पर व्यापकगत अर्थात समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक राज्यसभा में शुरू हुए हैं और राज्यसभा में ही लंबित हैं तथा लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए गए हैं, वे विघटन पर समाप्त नहीं होते, मतलब उनका कोई असर नहीं होता लोकसभा के विघटन पर। यदि कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेज दिया गया है तो लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के पास तो भेज दिया था लेकिन राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनः विचार के लिए लौटा दिया गया, राष्ट्रपति ने संसद को पुनः विचार के लिए लौटा दिया, वह भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध रहा हो और राष्ट्रपति ने उसके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने के आशय की सूचना दे दी हो तो वह विधेयक भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। संसद का कामकाज प्रश्नकाल, शून्यकाल। संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा अर्थात 11 से 12 बजे तक का प्रश्नकाल कहलाता है। इस समय मंत्री विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
फिर आ जाता है शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे शुरू होता है। इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। शून्यकाल की चर्चा संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है। वस्तुतः यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है। तारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। अंतरा अतारांकिक तारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। अल्प सूचना प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालिक विषय से होता है। इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न गैर सरकारी सदस्य से नहीं पूछा जाता। अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर प्रश्नकाल के तुरंत बाद दिया जाता है। फिर आ जाते हैं प्रस्ताव यानी कि मोशन और संकल्प रिजोल्यूशन का अर्थ। संसद में किसी भी कार्य से संबंधित कार्यवाही को प्रस्ताव के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। संकल्प प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता, वह प्रस्ताव का ही एक प्रकार है। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है प्राय उसे ही संकल्प कह देते हैं। फिर आ जाता है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। यह प्रस्ताव मंत्री परिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके पारित होने का आशय होता है कि मंत्री परिषद को लोकसभा का समर्थन हासिल है। विश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह प्रस्ताव किसी विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के अनुसमर्थन द्वारा सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव के लिए कोई विशेष आधार का होना आवश्यक नहीं है। लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। फिर निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सरकार के किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध उसके कुछ कार्यों या नीतियों के प्रति असहमति प्रदर्शित करने के लिए लाया जाता है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद के लिए इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता, किंतु उस पर यह दबाव आ जाता है कि वह जल्दी से जल्दी विश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य माध्यम से लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दे। विशेष अधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने गलत तथ्य देकर संसद सदस्यों के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का है। मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करना है। 50 सदस्यों के समर्थन के साथ तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से इसे दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है तथा पक्ष या विपक्ष का कोई भी सदस्य इसे ला सकता है। धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में तथा वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है तथा मतदान होता है। यह चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में ही होती है। इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के अस्तित्व की शर्त है, क्योंकि इसके पारित न होने का तात्पर्य है कि सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन को हिंदी में समापन प्रस्ताव, संवरण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव कहने का प्रचलन है। इसके लिए ज्यादा सटीक अनुवाद समापन प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना होता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है। नियम 377। इसके अधीन वे मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न नहीं होते तथा जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता। विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन। जिन प्रश्नों को लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाया जाता है उन्हें ही राज्यसभा में विशेष उल्लेख के रूप में उठाया जाता है।
संविधान में संसदीय विशेष अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 105 का संबंध संसदीय विशेष अधिकारों से है। यह अनुच्छेद मूलतः दो विशेष अधिकारों की चर्चा करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 105(1), कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार एक अनुच्छेद 105(2), सामूहिक विशेष अधिकार कलेक्टिव प्रिविलेज, कार्यवाहियां चलाने का अधिकार, बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार तथा प्रकाशन रोकने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार व संसद के दोनों सदनों को अधिकार है कि वे अपनी किसी भी बैठक को गुप्त सत्र से रूपांतरित कर सकते हैं। व्यक्तिगत विशेष अधिकार, सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, संसद के सदस्यों को संसद सत्र के दौरान या उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह विशेष अधिकार सिर्फ सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों तक सीमित है। संसद सत्र के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, संसद के भीतर वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संसद के बाहर संसद सदस्य भी साधारण नागरिकों के समान है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां तथा अस्थायी तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां वे हैं जो हमेशा अस्तित्व में रहती हैं, जिनके सदस्यों का चयन प्रति एक वर्षीय निर्धारित समय के अनुसार किया जाता है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति इत्यादि। अस्थायी या तदर्थ समितियां वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं तथा प्रयोजन पूरा होने पर जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है अस्थायी समिति। ये साधारणतः दो प्रकार की होती है, जांच समितियां और सलाहकार समितियां। संसद की प्रमुख स्थायी समितियां, लोक लेखा समिति, यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा होते हैं। 1967 से प्रारंभ हुई एक परंपरा के अंतर्गत इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहनें कहते हैं। प्राक्कलन समिति 1950। इसके कुल 30 सदस्य सभी लोकसभा से होते हैं। इसके कार्यों में वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना इत्यादि शामिल है। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। लोक उपक्रम समिति 1964, इसके कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा होते हैं। यह लोक उपक्रमों के लेखों, रिपोर्ट और लोक उपक्रमों के संबंध में कैग रिपोर्ट की जांच करती है। इसका सभापति लोकसभा से ही होता है। लोक उपक्रमों का दैनिक प्रशासन और लोक उपक्रमों पर सरकारी नीति इसकी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विभागीय समितियां 1993, वर्तमान में ऐसी 16 समितियां लोकसभा व 8 राज्यसभा के अधीन कार्यरत हैं, जिनके अध्यक्षों की नियुक्ति क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष व राज्य सभापति करते हैं। परामर्शदात्री समितियां, ये विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित होती हैं एवं मंत्री या राज्य मंत्री इनका अध्यक्ष होता है। ये तकनीकी तौर पर संसदीय समितियां नहीं होती। कार्य मंत्रणा समिति, इसका प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना है। ये दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक होती है। लोकसभा की समिति में 15 व राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति इनके अध्यक्ष होते हैं। विशेष अधिकार समिति, इसका कार्य किसी समिति के सदस्यों के विशेष अधिकारों के हनन की जांच करना है। इसका कार्य अर्धनागरिक अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। लोकसभा व राज्यसभा विशेष अधिकार समिति पृथक पृथक में क्रमशः 15 व 10 सदस्य होते हैं। कितने? लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, विभागीय समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता और किसी सदस्य के मंत्री बनने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब आ जाता है अनुच्छेद 6, भाग 6, अनुच्छेद 152 से 237, राज्य। भाग 6 में कौन सा है? राज्य। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद? 152 से लेकर 237। राज्य की कार्यपालिका। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। औपचारिक कौन है? प्रधान। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बाद एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं
कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी पात्र होगा अगर वह भारत का नागरिक है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। राज्यपाल पद के लिए शर्तें: उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है, तो सदन में उसका स्थान पद ग्रहण की तारीख से रिक्त हो जाएगा। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। इनमें 3 बातें बताई गई हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत अपना पद धारण करेगा। वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकेगा। उपयुक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए वह 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। वेतन और सुविधाएं। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल को वह वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन व भत्तों का खर्च वहन करेंगे। साधारण विधेयकों के संबंध में, जब कोई विधेयक अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, वह विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है, वह विधेयक को विधानमंडल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी रख सकता है। इसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। इस आरक्षित विधेयक के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल के पास सुरक्षित रख सकता है धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा सकता है, लेकिन यदि विधायिका उन्हें विधेयक को संशोधन के साथ या संशोधन बिना राष्ट्रपति को भेजती है, तो भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि राज्यपाल की राय में कोई ऐसा विधेयक जिसके विधि बन जाने पर वह संविधान में परिकल्पित उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी कर देगा, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेगा। अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या अनुमति रोक देने की घोषणा का वर्णन अनुच्छेद 201 में किया गया है। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, जिससे वह अधिनियम बन जाता है। प्राय वह स्वीकृति ही देता है, क्योंकि विधानसभा में धन विधेयक पेश किए जाने से पहले उसकी पूर्व सहमति ली जा चुकी होती है, या फिर वह धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां व अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 213 इस राज्य स्तर पर लगभग वे ही हैं जो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को प्राप्त है। फिर आ जाते हैं विवेकाधीन शक्तियां। व्यक्त रूप में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां: किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, अनुच्छेद 200। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय शक्तियां: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्पादन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण। राज्य के प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। मुख्यमंत्री: किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, वही मुख्यमंत्री सरकार का। अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरंतरता से संबंधित निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 192 राज्य का मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में निहित है, मंत्री राज्यपाल के प्रसादोपरांत अपने पद धारण करेंगे। इसका तात्पर्य है कि मंत्री सामूहिक रूप से भले ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हों, वे व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालिका के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल के प्रसादोपरांत पद धारण करने का वास्तविक अर्थ मुख्यमंत्री के प्रसादोपरांत पद धारण करना है। मंत्रिपरिषद का आकार: संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 164 को अंतर स्थापित करके यह उत्पन्न किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
दल बदल विरोध से संबंधित प्रावधान। दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची 92 संविधान 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा अंत स्थापित की गई थी। दल बदल की स्थिति में अब 91वें संविधान संशोधन के बाद यानी कि 91वें संविधान संशोधन के बाद कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान्य है। यदि उससे कम सदस्य दल छोड़ने का फैसला करते हैं तो वे सदन के सदस्य नहीं रहते हैं और उन्हें पुनः निर्वाचित होना पड़ता है। राज्य का महाअधिवक्ता। अनुच्छेद 165 एक के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्थ किसी व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त करेगा। महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 165(3). फिर आ जाते हैं विधान परिषद। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करने या उसे समाप्त करने के लिए विधि बना सकेगी बशर्त उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो। ऐसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन अनुच्छेद 169 के अधीन समाप्त किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। फिर आ जाते हैं आरक्षण। प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 332 में ये लिखा है। फिर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की तुलना। सदन तुलना के आधार गठन। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसके बारे में प्रावधान किसमें मिलेगा राज्यसभा के बारे में? अनुच्छेद 80 और लोकसभा में अनुच्छेद 81, विधान परिषद 171 और विधानसभा 170। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250, 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। विधान वर्तमान सदस्य 245 जिनमें 12 मनोनीत, 233 निर्वाचित हैं। संसद द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा दिल्ली को 3 और पुडुचेरी को 1 स्थान राज्यसभा में दिया गया सभी संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बाध्यकारी नहीं है। फिर लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 81 81 अधिकतम सदस्य 552, राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधि 530, संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधि 20, राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन। अनुच्छेद 331 वर्तमान सदस्य कितने मिलेंगे? 545, 530 राज्यों से, 13 संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 171 न्यूनतम सदस्य कम से कम सदस्य 40, अधिकतम सदस्य विधानसभा सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं। 1/6 सदस्य द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा की सदस्य कितने होंगे? उसके 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। फिर विधानसभा का गठन 170, अधिकतम संख्या कितनी होगी? 500, न्यूनतम संख्या 60। अनुच्छेद 371 के तहत कहीं कहीं कम भी है। गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, तो जरूरी नहीं कि न्यूनतम 60 ही हो, लेकिन न्यूनतम है 60। कुछ राज्यों में 1 आंग्ल भारतीय का मनोनयन राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 333 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा दिल्ली 70, पुडुचेरी 30। चुनाव प्रणाली। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन, लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन, विधान परिषद अप्रत्यक्ष निर्वाचन, विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कार्यकाल अवधि। राज्यसभा की स्थायी सदन है, कभी ये विघटन नहीं हो सकता, जैसे कि लोकसभा हर 5 वर्ष में विघटित हो जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। लोकसभा सामान्यतः 5 वर्ष, परंतु राष्ट्रपति उनसे पहले भी विघटन कर सकता है। राज्यसभा और विधान परिषद एक ही जैसे होते हैं, ये भी स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधानसभा 5 वर्ष जैसे लोकसभा के लिए है, परंतु राज्यपाल उसे कभी भी विघटन कर सकता है। सदस्यता के लिए अर्हता भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य सांसद
भारत का नागरिक हो, आयु न्यूनतम 30 वर्ष हो। लोकसभा का भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 25 वर्ष। भारत का नागरिक हो, विधान परिषद का आयु 30 वर्ष और विधानसभा का भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 171 3 के अनुसार विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य 3 साल से स्नातक या स्नातक के समतुल्य के द्वारा, 1/12 सदस्य जो 3 साल से माध्यमिक स्तर या उससे ऊंचे स्तर की कक्षाओं में शिक्षक के हैं, इनके द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता आंदोलन से जुड़े हों। उपयुक्त चारों सदनों के लिए संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित आहारता व संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेना व मानसिक रूप से विकृत न होना आवश्यक है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का कोई सदस्य अगर सदन से अनुमति लिए बगैर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। राज्य विधानसभा, विधान परिषद के लिए उसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। 25 जनवरी 2020 से लागू हुए 104वें संविधान संशोधन 2019 के अनुसार अब लोकसभा व विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि ये प्रावधान लोकसभा व विधानसभाओं के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति पर लागू होगा। धन विधेयकों की प्रक्रिया। कोई विधेयक धन विधेयक यानी कि मनी बिल है या नहीं, यह निश्चित करने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास है। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है। किसका? विधानसभा के अध्यक्ष का। धन विधेयक केवल विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति पर पुरस्स्थापित किया जाता है। यह एक सरकारी विधेयक है जो सिर्फ एक मंत्री द्वारा ही पुरस्स्थापित किया जाता है। द्विसदनीय विधानमंडल होने पर विधानसभा से पारित धन विधेयक विधान परिषद के विचारार्थ भेजा जाता है। इस विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधन करने की शक्ति विधान परिषद के पास नहीं होती। वह केवल सिफारिश कर सकती है तथा विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। विधान परिषद की सिफारिशों को विधानसभा मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र होती है। इस प्रकार दोनों सदनों से पास होने के बाद विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष विधेयक के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तावित करता है कि यह धन विधेयक है। अनुच्छेद 200 के तहत धन विधेयक के मामले में राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। उसके पास 3 ही विकल्प होते हैं। पहला यह कि वह उस पर स्वीकृति दे, दूसरा यह कि स्वीकृति रोक ले और तीसरा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले। इसके बाद इस विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। 7वीं अनुसूची में शामिल सूचियों का परिचय। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये 3 टाइप की सूची होती है। संघ सूची जो केंद्र होती है, कानून बना की अनन्य शक्ति केंद्र के पास होती है। किसमें? संघ सूची में। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, सशस्त्र बल, युद्ध व शांति, विदेशों के साथ संबंध, रेल, तार, डाक इत्यादि। इसमें कुल 97 प्रविष्टियां हैं किंतु विभिन्न संशोधनों के बाद यह 100 हो गई हैं। फिर राज्य सूची इन राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। इन पर कौन कानून बनाती है? राज्य। संघ पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची पर और राज्य सूची पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है तथा सामान्य स्थितियों में संसद इसका अतिक्रमण नहीं कर सकती। इसमें स्थानीय महत्व के विषय आते हैं जैसे पुलिस, भूमि, लोक व्यवस्था, मनोरंजन इत्यादि। इस सूची में मूलतः 66 प्रवृत्तियां थी किंतु 7वें संविधान और 42वें संविधान संशोधन के बाद इसमें अब 61 है। संघ में कितनी है? 100 है। समवर्ती सूची, इन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं किंतु गतिरोध की स्थिति में संसद का कानून ही मान्य होगा। इसमें दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, शिक्षा इत्यादि जैसे विषय हैं। मूल रूप से इसमें 47 प्रविष्टियां थी किंतु वर्तमान में इसमें 52 प्रविष्टियां हैं। अनुच्छेद 201 में बताया गया है कि राष्ट्रपति भी धन विधेयक पर या तो अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा, पर उसे सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकेगा। साधारणतः राज्यपाल धन विधेयक पर स्वीकृति दे देता है। अनुच्छेद 248 यह घोषित करता है कि अवशिष्ट अर्थात शेष रह गई शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। साथ ही यह केंद्र का
केंद्र को करारोपण सूचियों में अवर्णित की शक्ति भी देता है। इस प्रकार का यह अनुच्छेद केंद्र के मजबूत होने का सूचक है। अनुच्छेद 250 में स्पष्ट किया गया है कि जब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू है, तब तक संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। संसद द्वारा निर्मित ऐसी विधियां आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाएंगी। अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकेगी। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को विशेष शक्ति दी गई है कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय को लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि पारित कर सकती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो राज्य के विधानमंडल की शक्तियां कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाती हैं। अनुच्छेद 357 बताया गया है कि इस अवधि के दौरान राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी। केंद्र तथा राज्यों के माध्यमिक प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 का शीर्षक है प्रशासनिक संबंध। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 256, 263 शामिल है। इनमें अनुच्छेद 262, 263 का ज्यादा संबंध केंद्र राज्य के बजाय विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से है, जबकि शेष अनुच्छेद केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करते हैं। सरकारिया आयोग 1983 व पूंजी आयोग 2007 और राजमन्ना समिति 1969 का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। अंतरराज्यीय परिषद सरकारीय आयोग अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया तथा दो अन्य सदस्य बी शिवरमन तथा एस आर सेन की सिफारिश पर मई 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 263 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, जिसका मुख्य कार्य केंद्र राज्य के आपसी विवादों का समाधान कराना है। अन्य संवैधानिक प्रावधान। राज्य के निर्वाचन आयुक्त व राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अगर किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता है तो आयोग उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। अनुच्छेद 315। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। संविधान का अनुच्छेद 262 यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा अंतरराज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के निर्णय के लिए विशेष अधिकरण गठित कर सकती है। संसद ऐसी व्यवस्था भी कर सकती है जिससे न तो सर्वोच्च न ही उच्च न्यायालय ऐसे विवाद में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सके। राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण। राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राज्यों को देने के बावजूद संविधान उन पर कुछ नियंत्रण लगाता है, जिससे केंद्र राज्य संबंधों तथा विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। संविधान के अनुच्छेद 276, 286, 287 तथा 288 में ऐसे नियंत्रण लगाए गए हैं। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली जीएसटी लागू होने से उपयुक्त केंद्र राज्य कर बंटवारा प्रणाली में बदलाव आ गया है। यह कर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में कार्य करेगा। जीएसटी के अंतर्गत जहां केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क एसएडी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे, वहीं राज्यों में लगाए जाने वाले मूल्यवर्धन कर, विक्रय कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश शुल्क, विलासिता कर, केंद्रीय विक्रय कर, लॉटरी तथा सट्टेबाजी पर कर इत्यादि भी जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित हो गए हैं। यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित हो गया है। इसके तहत संशोधित संविधान अनुच्छेद 259 के अनुसार जीएसटी काउंसिल का भी गठन हो चुका है। जीएसटी कर प्रणाली 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 ऐसे क्षेत्र जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। इनका प्रशासन राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से संचालित करता है। वर्तमान में पुडुचेरी और दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनके पास अपने विधानमंडल और अपनी सरकारें हैं। संसद ने 69 में संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से संविधान में 239 कैके और 239 कैके शामिल करके इनमें दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए। यह संशोधन 1 फरवरी 1992 से लागू हुआ। दिल्ली सरकार के मामले में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा। दिल्ली की स्थिति इस संबंध में राज्यों से अलग है क्योंकि राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सभी मंत्री राष्ट्रपति उपराज्यपाल नहीं के उप राष्ट्रपति के प्रसाद अपना पद धारण करेंगे। फिर आ जाते हैं हम न्यायपालिका पर। सर्वोच्च न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 124 124 से 147 भाग 5 के अध्याय 4 में और उच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 214 से 232 भाग 6 के अध्याय 5 में। अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान अनुच्छेद 237 33 से 37 भाग 6 के भाग 6 के अध्याय 6 में, जबकि प्राक अधिकरणों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 323 कैसे 323 ख भाग ये कौन सा है 10 1 5 15 है ना 14 14 कै में है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से भाग 5 के अध्याय 4 में, उच्च न्यायालय +1 कर दूं दोनों में भाग 6 के अध्याय 6 में, और अधीनस्थ राज्य के होते हैं इसलिए भाग में +1 नहीं करेंगे, अध्याय में +1 करेंगे, भाग वो अध्याय 6 हो जाएगा। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147, उच्च न्यायालय 214 से 232 और अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। बाकी अधिकरण से संबंध प्रावधान 323 कै 323 ख भाग कौन सा है भाग 14 कै 14 कै। आधार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 1, उच्च न्यायालय 216 अनुच्छेद। न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। और उच्च न्यायालय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व इसमें उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तथा नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। न्यायाधीशों की अर्हताएं भारत का नागरिक होना चाहिए, दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। उच्च न्यायालय या न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। ठीक है। भारतीय राज्य क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो। उच्च न्यायालय या न्यायालयों में न्यूनतम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। शपथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय को राज्यपाल। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की आयु तक। संसद विधि द्वारा कार्यकाल निर्धारित करती है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो आयु होती है वो संसद विधि द्वारा कार्यकाल निर्धारित करती है। और उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से कार्यकाल निर्धारित करता है। पद किस तरीके से रिक्त होता है? त्यागपत्र दे दे कार्यकाल समाप्ति या महाभियोग। महाभियोग कैसे होता है? अनुच्छेद 124 का 4। उच्च न्यायालय त्यागपत्र दे दे कार्यकाल समाप्ति महाभियोग द्वारा स्थानांतरण अनुच्छेद 222। मूल या आरंभिक अधिवक्ता अधिकारिता भारत सरकार बनाम राज्य सरकार और सरकारें दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा। भारत सरकार प्लस राज्य सरकार और सरकारें बनाम राज्य सरकार सरकारें अनुच्छेद 131 के में जो प्रावधान है। और उच्च न्यायालय मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े मामले अधीनस्थ न्यायालय की विधि के सारवन प्रश्न वाले मामलों की व्याख्या संसदीय राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले। अपीलीय अधिकारिता संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133, आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136। यह मूलतः अपीलीय न्यायालय ही है जो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से संबंधित अपीलें सुनाता है। अनुच्छेद 323 ख के अधीन स्थापित अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध इस मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। रिट अधिकारिकता पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय लगा सकता है रिट।
केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए है, और उच्च न्यायालय राज्यों की सीमाओं के भीतर मूल अधिकारों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत है, और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 125 के तहत। अधीक्षण संबंधी अधिकारिकता न्यायिक अधीक्षण अपने अधीनस्थ न्यायालयों का, और उच्च न्यायालय न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण सशस्त्र बल न्यायालय या अधिकरण अपवाद अनुच्छेद 227 में जैसा प्रावधान है। संविधान में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। न्यूनतम आयु कितनी होगी ये निर्धारित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अन्य प्रावधान। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) महाभियोग हेतु प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष सभापति को दिया जा सकता है। यदि अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो उसे 3 व्यक्तियों की समिति गठित करनी होती है, जिनमें एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति तथा तीसरा एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश ना तो कदाचार का दोषी है और ना ही असमर्थ, तो यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। किंतु यदि समिति उसे कदाचार का दोषी या असमर्थ पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है। दोनों सदनों में अलग-अलग यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इसके बाद दोनों सदन पारित किए गए प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तथा राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का आदेश जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वी रामास्वामी से जुड़े मामले में निर्धारित किया है कि यदि न्यायाधीश के हटाए जाने की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो भी यह संकल्प व्यापकत यानी कि लेपेज नहीं होता है। अभी तक के भारतीय संवैधानिक इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार व शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। यह देश के सभी सिविल और आपराधिक मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय भी है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा है जो संविधान से संबद्ध यानी कि विधि का सारवान प्रश्न, सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण दे देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकेगी। यह मामला सिविल भी हो सकता है, आपराधिक यानी क्रिमिनल भी और अन्य भी। सलाहकारी अधिकारिकता एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों या विषयों पर अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। इसमें 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 143(1) के तहत पूछे गए प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने केरल शिक्षा अधिनियम 1958 में स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति को दी गई राय सम्मान के योग्य तो है किंतु बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143(2) अनुच्छेद 131 के परंतु से संबंधित है के तहत राष्ट्रपति ने अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। हालांकि अनुच्छेद 143(2) के तहत अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय मांगता है तो वह राय देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। न्यायिक पुनर्अवलोकन न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद किसी भी स्थिति में ना तो कम कर सकती है और ना ही छीन सकती है। अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 से यह शक्ति निगमित होती है। अन्य शक्तियां व अधिकारिकताएं। जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्अवलोकन 137 करता है उन्हें पुनर्विचार याचिका रिव्यू पेटिशन कहते हैं। ऐसी याचिका निर्णय के 30 दिनों के भीतर ही दायर की जा सकती है। उपचारात्मक याचिका दोषाहारी याचिका। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई हो किंतु पीड़ित पक्ष किसी अति गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करना चाहता हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाधकारी होना। अनुच्छेद 141 पूर्ण न्याय करने की शक्ति।
सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री या आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय या सुधारात्मक याचिका करने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 142 मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति अनुच्छेद 139 के यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 145(3) स्पष्ट करता है कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो या अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार करने का प्रसंग हो, तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। तात्पर्य है कि 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संविधान पीठ कहा जाता है। संविधान की व्याख्या की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है, जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 13, 132 तथा 133 से प्राप्त होता है। निर्वाचन विवाद से जुड़ी शक्ति राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। अनुच्छेद 121 से स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। जब किसी न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो तो ऐसी बहस की जा सकती है। उच्च न्यायालय से संबंधित अन्य प्रावधान वर्तमान में 28 राज्यों तथा 8 संघराज्य क्षेत्रों के लिए कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कुल मिलाकर 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिकता का निर्वाह करते हैं। ये हैं गुवाहाटी, बम्बई, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारत के 25वें उच्च न्यायालय के रूप में कार्य आरंभ कर दिया है। इसकी मुख्य पीठ अमरावती में होगी तथा अस्थायी रूप से ये विजयवाड़ा से कार्य कर रहा है। संशोधित अनुच्छेद 231 द्वारा संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है और साथ ही चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र को भी उससे जोड़ सकती है। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सवाल है, दिल्ली व जम्मू कश्मीर में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय मिला हुआ है। जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। पी.एन. भगवती, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, को भारत में जनहित याचिकाओं का जनक माना जाता है। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका द्वारा अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देना। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों, जिनमें जिला न्यायालय तथा अधीन न्यायालय शामिल हैं, पर नियंत्रण की विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। भारत के राज्य क्षेत्र लोकसभा, राज्यसभा की सीटें और उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं और उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ में खंडपीठ। महाराष्ट्र राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48, उच्च न्यायालय बम्बई, नागपुर, औरंगाबाद में खंडपीठ। पश्चिम बंगाल राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 और उच्च न्यायालय कलकत्ता। बिहार राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 और उच्च न्यायालय पटना। तमिलनाडु 18 राज्यसभा में 39, लोकसभा मद्रास, चेन्नई में उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश राज्यसभा में 11 हैं, 29 लोकसभा में मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ। कर्नाटक में राज्यसभा में 12, लोकसभा में 28, उच्च न्यायालय कर्नाटक, बेंगलुरु। गुजरात राज्यसभा में 11 है, लोकसभा 26, गुजरात, अहमदाबाद। राजस्थान राज्यसभा में 10, लोकसभा में 25 और जोधपुर, जयपुर में खंडपीठ, उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश 11 राज्यसभा में, 25 लोकसभा में और विजयवाड़ा तथा बाद में अमरावती में उच्च न्यायालय। ओडिशा राज्यसभा में 10 है, लोकसभा में 21, कटक में न्यायालय। केरल राज्यसभा में 9, लोकसभा में 20, एर्नाकुलम में उच्च न्यायालय। तेलंगाना 7, राज्यसभा में 17, लोकसभा में हैदराबाद उच्च पीठ। झारखंड 6 राज्यसभा, 14 लोकसभा, रांची में उच्च न्यायालय। असम 7 राज्यसभा में, 14 लोकसभा में, गुवाहाटी में उच्च न्यायालय। पंजाब 7 कहाँ मिलेंगे आपको? राज्यसभा में, 13 लोकसभा में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ 5 राज्यसभा, 11 लोकसभा, बिलासपुर। हरियाणा 5 राज्यसभा, 10 लोकसभा, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़। उत्तराखंड राज्यसभा 3, 5 लोकसभा, उत्तराखंड, नैनीताल में मिल जाएगा उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश 3 लोकसभा,
4 राज्यसभा हिमाचल प्रदेश शिमला में। अरुणाचल प्रदेश 1 राज्यसभा में है, 2 लोकसभा में गुवाहाटी ईटानगर में खंडपीठ। गोवा 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा बम्बई पणजी में खंडपीठ। मेघालय 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा मेघालय शिलांग। मणिपुर 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा मणिपुर इम्फाल में उच्च क्या मिल जाएगा ये न्यायालय। त्रिपुरा 1 राज्यसभा में, 2 लोकसभा तिरुपर अगरतला। नागालैंड 1 राज्यसभा, 1 लोकसभा गुवाहाटी कोहिमा में खंडपीठ। सिक्किम 1 राज्यसभा, 1 लोकसभा सिक्किम गणतंत्र। मिजोरम 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा गुवाहाटी आइजवाल में खंडपीठ। भारत के संघ राज्य क्षेत्र लोकसभा राज्यसभा सीटें का उच्च न्यायालय। अंडमान एवं निकोबार राज्यसभा में 1 भी सीट नहीं है, लोकसभा में 1 सीट है। कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी खंडपीठ। चंडीगढ़ 1 भी सीट नहीं है, 1 है, इधर मिल जाएगी लोकसभा में पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़। दादर और नागर हवेली दमन और दीव 2 लोकसभा में, बम्बई में इसके उच्च न्यायालय है। दिल्ली 3 राज्यसभा में, 7 लोकसभा में दिल्ली उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप 1 भी नहीं है, 1 लोकसभा में केरल एर्नाकुलम। पुडुचेरी 1 राज्यसभा, 1 लोकसभा मद्रास चेन्नई। जम्मू कश्मीर 4 राज्यसभा, 5 लोकसभा जम्मू और कश्मीर। लद्दाख में 1 भी नहीं है, लोकसभा में 1 है, जम्मू और कश्मीर। अधिकरण अधिकरण और या न्यायाधिकरण न्यायालयों से मिलते जुलते निकाय हैं जो न्याय निर्णय करते हैं। सामान्यतः अधिकरण किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों तथा अर्ध न्यायिक विवादों का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। मूल संविधान में अधिकरणों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में अधिकरण नाम से एक नया भाग 10(5)(14) क जोड़ा गया है, जिसमें 2 अनुच्छेद 323 क 323 ख शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 323 क का संबंध प्रशासनिक अधिकरणों से है, जबकि 323 ख का संबंध अन्य विषयों में संबंधित अधिकरणों से है। न्यायपालिका में नवाचार लोक अदालत इसका अर्थ है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से या दोनों पक्षों में समझौता कराकर उसे डिक्री घोषित कर दिया जाता है। इसे सिविल अदालत की मान्यता प्राप्त है, लेकिन शमनीय प्रवृत्ति के आपराधिक मामले का भी निराकरण किया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश प्राय सेवानिवृत्त करता है और कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रति एक न्याय निर्णय अंतिम होगा और अनुच्छेद 226 के तहत भी उच्च न्यायालय में इसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। फिर आ जाता परिवार न्यायालय 1984 राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पारिवारिक विवादों, तलाक, पारिवारिक झगड़े, नाबालिग बच्चों के संरक्षण के निपटान के लिए इनकी स्थापना की जा सकती है। पंचायती राज 1882 में, ये चलो अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है, अगले में ये पूरा कर लेंगे।